नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के लास्ट वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के तहत इन टॉपिक्स को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। इसके पहले अगर थोड़ा रिव्यू कर ले हम लोग पिछले वीडियोस का, तो उसमें हमने पढ़ा था चोला एम्पायर के बारे में, एक क्लोज़र लुक देखा था हमने राजेंद्र चोला और राजराजा चोला के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, तंजावुर के औ- और आप देखोगे कि यहाँ के जो बड़े टेम्पल्स हैं जैसे कि गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये बनाया गया था राजराजा और राजेंद्र चोला के थ्रू। और इनमें आप अगर देखोगे तो ये मार्बलस है, बिल्कुल भी इनका आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल अगर आप देखो, ठीक है, जो बनावट है, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावत्सवरा टेम्पल, फिर है आपका कंपसवेरा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं चोलाज के थ्रू, तो इनकी बनावट और इनकी भव्यता जो है वो देखते बनती है। आप ये भी कह सकते हो कि जो चोला टेम्पल्स थे चोला पीरियड में जो बने, वो बिल्कुल भी एक तरह से ऐसे सेटलमेंट थे जो कि वहाँ के आसपास के माहौल को देखते हुए ही निर्मित किए गए थे। आप अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इन टेम्पल्स को देखने जाना। आप देखोगे कि किस तरह से टेम्पल जो है उसमें जो रूलर्स होते थे, ठीक है, वो अपने ज़मीनों को भी इन टेम्पल्स को दान करते थे। और जो ये ज़मीनें होती थी ये बिल्कुल भी ऐसे बनाए जाते थे जिनके आसपास में कि पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया जाता था, ताकि यहाँ पे जो प्रेस्ट हैं, जो गार्लैंड मेकर्स हैं, मतलब जो माला बनाने वाले लोग हैं, फूल माला बनाने वाले लोग, कुक हैं, स्वीपर हैं, उसके अलावा म्यूजिशियंस, डांसर्स, वो सब इस मंदिर के आसपास ही रह सकें। रूलर्स जो है वो इतने ज़्यादा दानवीर थे इस वक्त में, जो ये चोलाज थे, कि इन्होंने पूरी तरह से एक मंदिर के आसपास मंदिर से रिलेटेड एक गांव ही बसा रखा था। उसके अलावा आप देखोगे कि ये मंदिर सिर्फ भव्यता की प्रतीक ही नहीं थे, यहाँ ये लर्निंग सेंटर्स भी हुआ करते थे। उसके अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन की भी बात यहाँ पे मिलती है। जैसे कि टेम्पल जो है वो सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थी, ये आपका देखोगे आपकी क्या है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी ये लोगों को प्रभावित करती थी। लोगों को मंदिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे आप पूजा करने के लिए जा रहे हो, मंदिर ऐसी जगह होती थी जो इंसान के को आध्यात्म से लेकर के संस्कृति और सामाजिकता तक से जोड़ करके रखती थी, उनका आर्थिक विकास भी करती थी। आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि रुपए पैसे की संपन्नता भी उन्हें प्राप्त होती थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो चोला पीरियड के जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, ठीक है, तो ये दुनिया भर में फाइनेस्ट कहा गया है कि इतने फाइन अगर जो स्कल्पचर्स हैं वो और किसी एम्पायर में नहीं पाए गए हैं। जैसे कि गणपति की मूर्तियां हैं, फिर है कि आप देखोगे कि साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनकी बनावट आप देखोगे, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है। उसके अलावा आपने नाम भी सुना होगा कि यहाँ पे इन देखा होगा कि हैंगिंग पिलर की बात आती है, म्यूज़िकल पिलर्स की, इक्विनॉक्स, रॉक बॉल्स, ये सारी चीज़ें इन टेम्पल्स के थ्रू पाई गई हैं। आपको अगर कभी देखने का मौका मिले तो आप, दुनिया भर में लोग जो हैं वो कहते हैं विदेशों में जाकर ये चीज़ें देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, यूएस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, लेकिन नहीं, सबसे पहले आप भारत दर्शन करना और उसमें आप देखना कि हमारी जो मंदिरें हैं वही कितनी ज़्यादा भव्यता को लिए हुए हैं। अब है कि हैंगिंग पिलर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी लटके हुए हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इतनी भारी भरकम चीज़ जो है ये हवा में ऐसे कैसे हैंग हुई पड़ी है। फिर है कि पिलर्स जो है वो म्यूज़िकल पिलर्स हैं, आप जब उनको छुओगे तो उससे सारे गामा पा की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। फिर है इक्विनॉक्स की बात की गई है, रॉक बॉल्स की बात की गई है। उसके अलावा आप देखोगे कि जनरेशन्स की जनरेशन्स हज़ारों साल से बदलते चली आई और इन्होंने काम किया मंदिरों के लिए। वो अलग अलग गॉड्स, ह्यूमंस, एम्पायर्स और डायनेस्टीज़ जो हैं वो हमें ये बताती है, दिखाती है कि हमारा जो
प्राचीनता था, प्राचीन सभ्यता जो थी, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं वो कितने ज़्यादा समृद्धशाली थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है आपका, फिर है त्रिवेंद्रम में जो मंदिर है उसमें आप देखोगे कि बिल्कुल भी सूर्य जो है वो उसके खिड़कियों से आपको उगता हुआ और अस्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, रंगनाथ स्वामी, त्रिची मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, ठीक है, ये जितने भी मंदिर हैं ये अपने आप में इतनी प्राचीनता को और विशालता को लिए हुए हैं कि आपको देखकर बहुत ही अद्भुत प्रतीत होगा। तो आप सब घूमने के लिए जा सकते हो इन जगहों पे। उसकी ये तो हो गया आपका कि साउथ इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो कैसे थे। अब हम लोग देखेंगे और दक्षिण भारत के बारे में आप ये भी देखोगे कि संस्कृति का विकास जो है, सभ्यताओं को बचा कर रखने की जो कला है वो आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में बिल्कुल भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओगे आपको दिख जाएगा कि ये समृद्धशाली मंदिर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मतलब कि खेती बाड़ी, कृषि और उसके अलावा सिंचाई। तो आप देखोगे कि चोलाज का जो अचीवमेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा उनका मंदिरों से लगाव, मंदिरों को उन्होंने किस तरह बनाया, किस तरह से उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। अब हम लोग उनके समय के कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि चोलाज का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने हर एक जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उस तरह से डेवलप किया एग्रीकल्चर को। उन्होंने बहुत सारे चैनल्स बनाए, ठीक है, ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि कावेरी रिवर इस एरिया को फर्टाइल करती है। उसके अलावा इससे जो इरिगेशन है वो बिल्कुल भी सिंचाई की व्यवस्था जो है वो कृषि के लिए की गई है। तो कावेरी रिवर जो है वो मेन सोर्स है आपका यहाँ के पानी का। उसके अलावा आप देखोगे कि 5th और 6th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जो है उसने भी ओपन किया लार्ज स्केल कल्टीवेशन को। तो ये चीज़ें हैं कि ये चोलाज का बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाता है इस समय का। फिर है कि फॉरेस्ट की बात अगर हम लोग करें तो फॉरेस्ट जो है वो क्लीन किए गए और जितनी ज़मीनें थी उन सब की लेबलिंग की गई। और जो डेल्टा रीजन थे, जितने भी बैंक्स थे, रिवर्स थे, ठीक है, इन सबको फ्लड और ऐसे किसी भी आपातकाल से बचाने के लिए कैनल्स बनाए गए। उसके अलावा इस तरह के कैनल्स बनाए गए जो कि कैरी कर सके वाटर को और वहाँ से फील्ड में इसको सप्लाई किया जा सके। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कोशिश, अगर हम लोग कहेंगे कि आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो ये शायद हमारी सबसे बड़ी भूल कह सकते हैं कि अगर हम ये मानते कि आज की टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो आप देखोगे कि प्राचीन जितने भी मंदिरें हैं उनको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो हमसे भी कहीं ज़्यादा विकसित थे और वो ज़माना ऐसा था और विकासशील तो था ही और इतना ज़्यादा विकसित था कि वो मंदिर आज भी उसी हालत में खड़े हैं। और बिल्कुल भी कितने तो ऐसे मंदिर हैं जिसमें कि ये अनुमान लगाना ही मुश्किल है कि कौन सी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इसमें किया गया था कि इस तरह के भव्य मंदिर बने। शायद आज पॉसिबल नहीं है वैसे मंदिर को बनाना। उसके अलावा आप देखोगे कि इस समय में बहुत सारे एरियाज़ में चोला पीरियड में, ठीक है, बहुत सारे कुएं जो है वो खोदे गए। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके रखा जा सके। फिर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग के तहत की गई थी और ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि लेबर और रिसोर्सेज दोनों को सही मायने में यूज़ किया जा सके। उसके अलावा आप देखोगे कि जो वाटर है उसको शेयर करने की बात भी यहाँ पे दी गई है। तो ये चोला पीरियड में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से की गई थी। और चोला पीरियड के अब हम लोग बात करते हैं इस पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें कि शासन व्यवस्था कैसी थी, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जो पीजेंट्स थे इनके सेटलमेंट पे ध्यान दिया गया था। इनको उर कहा जाता था, UR, स्पेलिंग आपके NCERT के बुक्स में है। कहा गया कि ये जो पीजेंट्स थे ये काफ़ी प्रॉस्पेरस थे। उसके अलावा इरिगेशन और एग्रीकल्चर के कारण ये समृद्ध होते चले जा रहे थे। काफ़ी समृद्ध ग्रुप था ये किसानों का। उसके अलावा जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े विलेजेस भी फॉर्म किए और ऐसे जो लार्ज यूनिट्स फॉर्म किए गए उसको नाडू कहा गया है।
ये उसके अलावा विलेज काउंसिल होता था, और ये जो नाडू है ये परफॉर्म करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, और यही क्या करती थी कि जस्टिस प्रदान करती थी और टैक्सेस को कलेक्ट करती थी। तो ये नाडू का बहुत बड़ा अच्छा रोल यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रॉस्पेरस टीम है, ठीक है, जो उर है, जिसको कि हम लोग बड़े किसान कह सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल करके, ठीक है, विलेजेस में एक लार्जर यूनिट को बनाते थे जिसको कि नाडू कहा जाता था, और फिर ये एक विलेज काउंसिल बनाते थे, ठीक है, और ये नाडू ये मिल करके और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। उसके अलावा जस्टिस और टैक्सेस के कलेक्शन का काम भी यही नाडू और विलेज काउंसिल मिलकर करते थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे इस समय में, ठीक है, ज़्यादातर ये विलाला कास्ट जो है इसी से होते थे, और ये कंट्रोल करते थे जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स हैं नाडू के, ठीक है, और ये सुपरवाइज की जाती थी सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अलावा आप देखोगे ब्राह्मण्स जो हैं उनको भी लैंड्स जो हैं वो ग्रांट में दिए जाते थे, ताकि वो उनको ब्रह्मदेया कहा जाता था, जो उनको लैंड ग्रांट किए जाते थे। दान भी आप कह सकते हो इसको, ब्राह्मण को दिया हुआ दान, और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि ब्राह्मण भी काफ़ी बड़ी संख्या में कावेरी वैली के आसपास सेटल्ड हुए थे, और हर एक जो ब्रह्मदेह है वो उसको असेंबली के थ्रू या जो सभा है उनके थ्रू इनको हर एक ब्राह्मदेय को, ठीक है, इनको देख रेख करने की परमिशन होती थी, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे उनको। तो ब्राह्मणों का काफ़ी महत्व बताया गया है चोला पीरियड में, क्योंकि इनको शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो ट्रेडर्स होते थे इनके एसोसिएशन को नगरम्स कहा गया है, और ये ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। उसके अलावा आप देखोगे कि जो सभा है वो सेपरेट कमेटी होती थी, जिसमें कि ये लोग इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स, इन सब को देख रेख करते थे। तो सभाएं बनी होती थी, अलग अलग कमेटी बनी होती थी सेपरेट, जो कि सिंचाई का काम देख रही है, तो कोई खेती का काम देख रहा है, कोई गार्डन संभाल रहा है, तो कोई टेम्पल्स को देख रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे कमिटीज़ के लिए, उनको जो पाम है, ठीक है, पाम लीफ है, वो टिकट के रूप में दिया जाता था, और 30 टिकट जो है वो उनको एक अर्दनवेयर पॉट जो है उसमें डाल करके और एक यंग बॉय से निकलवाया जाता था एक टिकट को। आप कह सकते हो कि एक लॉटरी होती थी, जिसमें कि एक पॉट में बहुत सारे पाम लीफ में लिख करके नामों को डाला जाता था, और 30 टिकट्स डाले जाते थे एक पॉट में, और उसमें से एक कोई बच्चा जो कि यंग बॉय आप कह सकते हो, ठीक है, तो जो भी एलिजिबल मेंबर्स होते थे, जिनको ये समझा जाता था कि कमेटी के हेड होंगे, अलग अलग कमिटीज़ के जो भी हेड्स होंगे, तो वो कैसे बनाया जाता है, तो एक लॉटरी सिस्टम यहाँ पे रखा जाता था कि पॉट में सबके नाम जो है वो पाम लीफ में लिखकर डाल दिए गए, और एक छोटा बच्चा जो है वो उसमें से टिकट्स 1 बाय 1 करके हर एक कमेटी के लिए निकालेगा, और इससे कमेटी के हेड्स जो है वो तय होते चले जाएंगे। तो ये इस समय में एडमिनिस्ट्रेशन चोलाज के टाइम में ऐसा था। अब लास्टली हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि चाइना जो है टैंग डायनेस्टी के अंडर किस तरह से रूल कर रही थी। तो चाइना में सबसे पहले अब ये जानेंगे कि किसका शासन किसके अंडर था ये चाइना, तो टैंग डायनेस्टी के अंडर था। 7th से लेकर 10th सेंचुरी तक चाइना जो है वो एक काफ़ी बिग अम्पायर था अंडर टैंग डायनेस्टी। इसकी कैपिटल जो है वो थी जियान शहर जो है वो इसका कैपिटल था, और ये भी काफ़ी बड़ा सिटी, ठीक है, इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी कहा गया है वर्ल्ड में। और किसके थ्रू कहा गया ये मैं नहीं कह रही हूँ, या फिर कोई भी ऐसे ही नहीं कह रहा है, इसके प्रूफ हैं कि जो तुर्क्स थे, जो तुर्की से आए हुए लोग, ईरानियंस, ठीक है, इंडियंस, जापानीज़ और कोरियंस, उन्होंने कहा है कि ये लार्जेस्ट सिटी था दुनिया में, और इसलिए जो तुर्क्स हैं, ईरानियन, इंडियन, जापानीज़, कोरियन, ये यहाँ पे जाते थे। तो ये तो पता चला कि आखिर ये 7th और 8th सेंचुरी में कैसा रहा था चाइना, ठीक है, कैसा दिखता था ये एम्पायर।
उसके अलावा इस समय में आप देखोगे कि ये एम्पायर जो है वो बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेड थी किसके थ्रू, तो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। और यहाँ पे आप ये देखो अब कि 7th और अगर हम लोग 10th सेंचुरी की बात करें और ब्यूरोक्रेसी जो है वो है अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ज़रिया, तो आप देख लो कि ये कितने डेवलप रहे होंगे। ठीक है, कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो चुने जा रहे हैं किसके थ्रू, तो ये एग्जामिनेशन पास करके आ रहे हैं। और इसमें ये ओपन टू ऑल है, जिसको मर्जी है, जो अपने देश के लिए अच्छा काम करना चाहता है, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। भले ही केवल उसके में क्या होना चाहिए कि उसमें उतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो प्रशासनिक भार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से ले सके। तो टैंग डायनेस्टी के अंडर अगर चाइना को आप देखो तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा विकसित एम्पायर था उस वक्त में। और इतने विकास के कारण ही शायद हम लोग कह सकते हैं कि चाइना जो है उसने काफ़ी बरसों बरस तक आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं थी। हम लोग देखेंगे कि जो बुद्धा पीरियड है, ठीक है, उसके पहले का टाइम अगर हम लोग देखें एंशिएंट टाइम, तो भारत में भी प्राचीन वो समय में ये चीज़ें थी कि ब्यूरोक्रेसी थी। हाँ, ये नाम अलग हो सकता है कि आज इसको हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स कहते हों, और उस समय में ये था आपका कि प्रशासन या फिर कोर्ट में जिनको दरबारी कहा गया है, तो वो इस तरह से आते थे। लेकिन धीरे धीरे बुद्धा पीरियड के बाद ये चीज़ें जो है वो समाप्त होने लगी थी। लेकिन चाइना में ये चीज़ें काफ़ी वाइड रेंज पर हो रही थी कि लोगों को पढ़ने का शौक़ था, अपने प्रशासन को संभालने का शौक़ था, और उन्होंने पूरी तरह से चाइना को प्रशासनिक रूप से संभालने के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स को अभी प्रॉपरली लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 7 का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।